एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। 2000 प्लस एमसीक्यूज होंगे इस सीरीज में। तीसरा लेक्चर है 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड, प्लस में आईएनसी के जितने भी मेजर इवेंट थे उससे रिलेटेड। ऑलरेडी 2 लेक्चर हम पोस्ट कर चुके हैं, आप जाके वो भी देखना। ये तीसरा लेक्चर है। आज हम मुस्लिम लीग से रिलेटेड और उससे रिलेटेड फैक्ट्स जितने भी थे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सब कवर करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के फाउंडर किनको बोला जाता है? फाउंडर टर्म याद रखना, फाउंडर के बारे में पूछ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर की तरह किसको बोला जाता है? ये थे नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान को फाउंडर बोला जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। नोट डाउन करते जाना, जहां जहां पे मैं एक तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रेशर डाल रहा हूँ, वो चीज एग्जाम के लिए अपने आप इंपॉर्टेंट है। फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई थी? ये हुई थी 1906 में। ठीक है, ईयर याद रखना है, 1906 में। और किस लोकेशन पे? ढाका में। ढाका में 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका एक तरीके इसके फाउंडर थे। 3 पॉइंट नोट डाउन करने, 1906 प्लेस ढाका, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका इसके फाउंडर थे। 3 पॉइंट नोट डाउन हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट 1906 एट किस लोकेशन में फाउंड की थी? अभी बताया था आप लोगों को, ढाका में। नवाब सलीमुल्लाह ढाका इसके फाउंडर थे। 1906 में ढाका के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? देखो सॉरी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके फाउंडर कौन थे। फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका। अब पूछ रहा है प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया था? प्रेसिडेंट अलग चीज होती है, फाउंडर अलग चीज होती है। तो पहले प्रेसिडेंट बने थे इसके सर आगा खान थ्री। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट थे पहले सर आगा खान थ्री, इसके पहले प्रेसिडेंट थे। फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान, ये फाउंडर थे। और ये प्रेसिडेंट थे 1906 में जो पहले बने थे, सर आगा खान थ्री। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जब भी आप लेक्चर मतलब इसका पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में जो 2 लिंक दे दूंगा मैं, उसका खुद से प्रैक्टिस करोगे। कंफ्यूजन जहां पे हो, एक्सप्लेनेशन साथ में एमसीक्यू के साथ रहेगा, रेफर कर लेना, आपका कंफ्यूजन प्रॉपर दूर हो जाएगा। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉपर। ठीक है, तो सर आगा खान थ्री इसके परमानेंट प्रेसिडेंट थे पहले। सुल्तान मोहम्मद शाह भी नाम आ सकता है। ठीक है, ये दोनों, सर आगा खान थ्री भी लिख सकता है वो, सुल्तान मोहम्मद शाह भी लिख सकता है, तो दोनों आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट थे इसके। और फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान, वो फाउंडर थे। नोट करते जाना, शॉर्ट नोट्स रखोगे ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए। फर्स्ट एनुअल सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1907 से शुरू हुआ था। देखो फाउंडेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। फिर सेशन जो एनुअल होना स्टार्ट कब से हुए? 1907 से हुए। ठीक है, तो वो पहला जो एनुअल सेशन था 1907 में, वो किस लोकेशन पे हुआ था? तो 1907 का पहला सेशन हुआ था कराची के अंदर। ठीक है, कराची के अंदर हुआ था। 1906 में ढाका में फॉर्मेशन हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह खान एक तरीके से फाउंडर थे, आगा खान थ्री उसके प्रेसिडेंट थे। ये 4-5 फैक्ट है, याद रखिए। व्हाई डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सपोर्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल? देखो 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई पार्टीशन करो। क्यों किया था? क्योंकि दूसरी तरफ ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वगैरह ये सब उसका अपोज कर रहे थे कि नहीं नहीं मत करो। ठीक है, बट मुस्लिम लीग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी 1906 में फॉर्म हुई थी वैसे तो, पर जो इसका जो पाथवे था, जो इसके लोग थे जो 1906 में सपोर्ट किया था, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो 1905 में वो अपोज कर रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल का। मेजर रीजन क्या था कि एक तरीके से और पार्टीशन के बाद इनको एक तरीके ईस्टर्न साइड में असम और ईस्टर्न बंगाल को मिला के एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस मिल रहा था। ठीक है, जिससे उनकी बेटर पॉलिटिकल पर्सपेक्ट और रिप्रेजेंटेशन उनको मिलेगा, तो इसलिए ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। बंगाल और असम वाले एरिया को मिला के, ईस्टर्न बंगाल एक तरीके से उनको बंगाल को मिला के मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस मिल रहा था, इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। इससे क्या होगा कि जो हिंदू डोमिनेंस है वो भी उनके ऊपर से रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरा मुस्लिम लीग को एक तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा खुद का, उनके उनके पॉइंट्स को एक तरीके से वो हाईलाइट कर पाएंगे ब्रिटिशर्स के सामने, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया था इस चीज को। ठीक है, हु अपोज द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को 1885 में जब फॉर्म हुई थी, तो किस मेंबर ने अपोज किया था? तो ये किया था सर सैयद अहमद खान ने। इसने क्यों अपोज किया था? इसने एक तरीके से ये इसलिए अपोज किया था कि जो आईएनसी जो फॉर्म होगी मेजरली उसमें हिंदू लोग होंगे। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, मुस्लिम लोगों के जो रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो सब दब के रह जाएंगे। तो इसलिए सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसका अपोज किया गया था, और उसने बोला था साथ साथ मुस्लिम लोगों को कि कॉपरेट नहीं करें और इससे दूर रहे और एक तरीके से लॉयल रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा ऐसा किया गया था। और फाइनली इसके व्यूज थे, जिससे एक तरीके से मुस्लिम लीग 1906 में फॉर्म हुई थी ढाका में। ठीक है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शिमला डेपुटेशन जिसको बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो के पास 1906 में गया था। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो शिमला डेपुटेशन भेजा गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, किसके पास भेजा गया था? लॉर्ड मिंटो के पास भेजा गया था। कितने सन में भेजा गया था? 1906 में भेजा गया था। ठीक है। तो यही है, कौन सी लोकेशन पे शिमला डेपुटेशन है, तो मतलब शिमला में जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और किसके पास? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन थे उस टाइम पे? वायसराय थे। ठीक है। 1906 में गया था शिमला में। और किस चीज के लिए गया था? एक तरीके से जो मुस्लिम के जो पॉलिटिकल राइट्स थे ना, उनको सेफ गार्ड देने के लिए, इसकी डिमांड रखने के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड रखने के लिए। और 1909 में जो बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम एक तरीके से पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के अंदर जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था ना, तो वो यहीं से शुरुआत हुई थी। ये मिंटो के पास गए थे शिमला में कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, और वही वो सब, और मुस्लिम को पॉलिटिकल राइट्स का सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाए। तो वही वही इससे रिलेटेड है 1906 में शिमला के अंदर। लंदन में भी ब्रांच सेट की गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, 1908 में सेट की गई। ईयर पूछेगा और लोकेशन पूछेगा, कहाँ पे बाहर, इंडिया के बाहर कहाँ पे सेटअप की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रांच? लंदन के अंदर। ईयर कौन सा था? 1908। ठीक है। तो वहां पे प्रेसिडेंट कौन थे जो इसको लीड कर रहे थे? एक तरीके से जैसे देखा जाता है, जैसे बाहर लोग जाते थे, इंडिया के भी लोग बाहर जाते थे, ये अपने कांग्रेस वाले और ये मुस्लिम लीग वाले। तो जो जो बाहर पढ़ने जाते थे, वकालत वगैरह करने, सीखने, ठीक है, तो वो लोग वहां पे, जैसे इंडिया में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चल रही होगी, तो वहां पे वो लोग भी ब्रिटिशर के सामने अपने पॉइंट रखना शुरू कर देते थे। तो अपना ही एक अलग ब्रांच खोल देते थे। ठीक है। तो वहां पे सर सैयद अमीर अली के द्वारा प्रेसिडेंटशिप की गई थी। ठीक है, 1908 में। ब्रिटिश पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मुस्लिम इंटरेस्ट के बारे में बात करने के लिए। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म इनेक्ट किया गया था किस एक्ट के थ्रू? देखो, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताया था, 1909 में आए थे। एक्ट का नाम क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, याद रखना है। और क्या क्या था इस एक्ट के अंदर, था क्या? एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था मुस्लिम लोगों को 1909 में। ठीक है, इन्हीं के साथ शुरुआत की थी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया था। और ये एक तरीके से एग्जाम में कई बार ये आ जाता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बिगिनिंग किसे माना जाता है? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को ही माना जाता है। ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी मार्क करके रखना। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म वर पास्ड इन 1909 ड्यूरिंग द वायसराय ट्यूब। मतलब वायसराय कौन थे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म को जब पास किया गया था 1909 में? तो उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है। 1906 में जो शिमला डिपुटेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर जो इनके पास गए थे, तो वो यही थे। ठीक है। लॉर्ड वायसराय, लॉर्ड मिंटो वायसराय थे उस टाइम पे। और अगर आपसे पूछ ले कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे उस टाइम पे, तो वो थे जॉन मॉर्ले। तो नाम भी शुरू होता है मॉर्ले पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो वायसराय। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्लियामेंट्री रिफॉर्म? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के द्वारा कौन सा मेजर फीचर है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था? इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। जो मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, मतलब इनका मेंबर खड़ा होगा, इनके मेंबर उसको इलेक्ट करेंगे, वोटिंग भी यही करेंगे, तो एक तरीके से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल गया था 1909 के अंदर। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 वर हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज दे, किस लिए सिग्निफिकेंट था ये? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहीं से शुरुआत हुई थी। तो इस पे क्वेश्चन बार बार आता है, बिगिनिंग ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब से शुरुआत हुई थी? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909? किस वायसराय के अंदर? मिंटो के अंदर। और कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? मॉर्ले। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 प्रोवाइडेड फॉर, क्या प्रोवाइड किया था? सेपरेट इलेक्टोरेट। तो बी विल द करेक्ट आंसर। रिपीटेडली बार बार घुमा फिरा के वहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये क्वेश्चन एक तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट वाला भी है, बाकी कुछ क्वेश्चन आगे जो टॉपिक्स में कराऊंगा उससे रिलेटेड भी है। तो अभी देख लेते हैं, ये मैच द फॉलोइंग में बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। देखो, डायआरकी कब मतलब इम्प्लीमेंट किया था? ठीक है। डायआरकी इम्प्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। ठीक है। तो अगले में टेबल दी हुई है। तो एक ए का वन होगा, डायआरकी इंट्रोड्यूस कब किया गया था इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा? ये 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और फेडरेशन, ये 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है। और कम्युनल इलेक्ट, आपको को पता होगा, कम्युनल इलेक्टोरेट ये 1909 के एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इसलिए ये मतलब 1900, ए का आंसर वन होगा, और
बी और डी का आंसर 2 होगा और सी का आंसर 3 होगा। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन भी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आता है। मैच द फॉलोइंग में कोई दो या तीन जो भी दे देगा, चार चार भी दे सकता है। तो मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है किस एक्ट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप लोगों का इसका थोड़ा जानकारी होना चाहिए। सीड ऑफ डिस्कॉर्ड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज सोन बाय। डिस्कॉर्ड के सीड इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर किसके द्वारा बोए गए थे? डिस्कॉर्ड मतलब ये एक तरीके से सेपरेटिज्म के, अलग अलगाववाद के बीच, कि मुस्लिम अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ, इस तरीके के बीज बो दिए गए थे। कब बो दिए गए थे? जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था मुस्लिम लोगों को, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। तो तब इसके बीज बो दिए गए थे। अब देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल को मुस्लिम लीग वाले एक तरीके से अपोज कर रहे थे, बट वो एकदम फॉर्मल वे नहीं था। ठीक है, ये एक्ट के थ्रू किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जब सेपरेट इलेक्टोरेट वाला पास कर दिया गया था। तो ये एक तरीके से फॉर्मल हो गया। ये इनफॉर्मल था कि हाँ लोग ये अपोज कर रहे हैं। तो बीज प्रॉपरली बोए गए थे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 के द्वारा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ए और सी में सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। whom did राजेंद्र प्रसाद कंसिडर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? देखो, आप लोगों ने सुना होगा फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है जी, आप तो सुना होगा। बट यहाँ पे कैच है, अगर जो बच्चे सिर्फ ये पढ़ के गए होंगे ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, वो लोगों का तो क्वेश्चन नेगेटिव होने ही वाला, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आप लोगों को नंबर नहीं मिलने वाले इसके, नेगेटिव ही मिलेंगे अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई तो। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के व्यूज पूछ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसको बोला था फादर ऑफ पाकिस्तान? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किसको बोला गया था फादर ऑफ पाकिस्तान? तो वो बोला गया था लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला बिल पास कराया गया था। तो उसी के लिए इनको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बोला जाता है फादर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। फादर ऑफ पाकिस्तान जो अलग सिंपल पूछ लिया किसको फादर ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। पर राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, याद रखना है किसकी थॉट प्रोसेस पूछी जा रही है और जनरल क्या पूछा जा रहा है। बिफोर दिल्ली कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। दिल्ली में कैपिटल कब शिफ्ट की गई थी, मतलब अनाउंस कब किया गया था? 1911 में अनाउंस किया गया था कैपिटल शिफ्ट की जाएगी दिल्ली में। ठीक है, और एक्चुअल में कैपिटल कब शिफ्ट की गई थी? 1912 में की गई थी। बट उससे पहले 1772 से लेके 1912 जब जब शिफ्ट की गई है, 1911 जो भी मानना चाहो अनाउंसमेंट तक, 1772 से 1911 तक ये कैपिटल थी कैलकाटा के अंदर। ठीक है, कंटिन्यू। तो कैलकाटा करेक्ट आंसर होगा इसका। और 1911 में क्यों शिफ्ट की गई थी? देखो, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया। पार्टीशन क्यों किया गया था? ब्रिटिशर्स बोल रहे थे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ऐसा किया, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी जो मेनली वो बंगाल वाले एरिया में थी। तो उन लोगों ने उनको डिवाइड करने के लिए और हिंदू मुस्लिम मतलब हिंदू के डोमिनेंस को कम करने के लिए, मुस्लिम मेजोरिटी को बढ़ाने के लिए सब सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह ये सब लाए थे। ठीक है, और एक तरीके से उनको तोड़ने के लिए ये किया गया था उनके द्वारा। ठीक है, 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था। बट पार्टीशन के बाद वो चाहते थे कि ये सब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कम हो, वो कम होने की जगह बढ़ गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अब सिचुएशन और खराब होती चली गई। तो 1911 में जाके क्या हुआ कि उनको ये एनुअल जो पार्टीशन था ना, पार्टीशन बंगाल का, उसको एनुअल करना पड़ा, मतलब ध्वस्त करना पड़ा कि नहीं नहीं पार्टीशन नहीं, ये एक यूनिट रहेगा। तो उससे क्या होगा? मुस्लिम लोगों ने तो बोला था पार्टीशन करो, सपोर्ट किया था 1905 में, बट उनको भी खुश करना था। तो इसीलिए जब पार्टीशन को अनूल किया गया था ना, उस टाइम पे कैपिटल को कलकत्ता से उठा के दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। क्यों? दिल्ली किससे रिलेटेड है? ये जो अपना एक तरीके से मुस्लिम लोगों की कैपिटल से, जो मुगल्स वगैरह रहे थे उससे पहले दिल्ली वाले रहे थे। ठीक है, तो उस तरीके से सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। 1911 के अंदर अनाउंस किया गया था और एक्चुअल में 1912 में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। एक बॉम्ब फेंका गया था थ्रोन ऑन द ओकेशन ऑफ स्टेट एंट्री इनटू 1912। 1912 में किसी पर्सनालिटी की एंट्री हो रही थी दिल्ली के अंदर 1912 में। ये तो उस टाइम पे चांदनी चौक वाले एरिया में, तो 1912 में उस टाइम पे एक वायसराय थे, उस पे बॉम्ब फेंका गया था। उस वायसराय का नाम क्या था? वायसराय का नाम था लॉर्ड हर्डिंगे। तो इस बॉम्ब अटैक में काफी उनको इंजरी वगैरह भी हुई थी, डेथ तो नहीं हुई थी पर इंजरी उनको देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हर्डिंगे पे फेंका गया था। किसके द्वारा फेंका गया था, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इस पे भी मैं क्वेश्चन बाद में ऐड किया हुआ हूँ, पर आपको बता देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ऐसा कब किया गया था? 23 दिसंबर 1912 में। ठीक है, दिल्ली गेट पे, ये
ये बॉम्ब फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंगे पे, ठीक है। और ऐसा किसके क्या द्वारा किया गया था? इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं, 1912 वाला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया था, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में किस वायसराय पर अटैक किया गया था? लॉर्ड हार्डिंगे पर अटैक किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा अटैक किया गया था? बॉम्ब तो फेंका था बसंत कुमार विश्वास ने, बट ये किसकी प्लानिंग किसकी थी? रास बिहारी बोस की, ठीक है। ये अटैक किया गया था। इसके बाद क्या होता है, ये बच जाते हैं, तो फिर इनको पकड़ा जाता है, बसंत कुमार विश्वास को तो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ये बचने के लिए जापान भाग जाते हैं, ठीक है। रास बिहारी बोस। दिल्ली दरबार 1911 का किसके द्वारा अटेंड किया जाता है? ये दरबार पहला दरबार था जो किसी किंग के द्वारा अटेंड किया गया था, ठीक है। तो किंग जॉर्ज फाइव, इनका कोरोनेशन यहीं पे हुआ था, दिल्ली दरबार के अंदर 1911, जब ये अपना पार्टीशन एंडुल करने की बात की गई थी बंगाल का, और साथ साथ कैपिटल को भी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था, तो इसी टाइम पे किया गया था, किंग जॉर्ज फाइव के टाइम पे, ठीक है। दिल्ली दरबार इन्होंने अटेंड किया था, पहला ऐसा दरबार था किसी जो किंग के द्वारा अटेंड किया गया था। और जो इनकी साथ साथ में क्वीन थी, क्वीन मैरी, वो भी साथ में आई थी, ठीक है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है? 1912 में हुआ था ये, जो लॉर्ड हर्टिंग पे बॉम्ब फेंका गया था बसंत कुमार विश्वास के द्वारा, राज बिहारी बोस की लीडरशिप में। व्हाट वाज द मेजर आउटकम ऑफ दिल्ली दरबार? दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा था, किंग जॉर्ज फाइव जो अटेंड किए थे पहली बार, ठीक है। तो उसकी मेजर आउटकम क्या थी? मेजर आउटकम एक तरीके से यही थी कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था कलकत्ता से दिल्ली, और उसको बंगाल पार्टीशन को अनडू कर दिया गया था। बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था ब्रिटिश रूल के अंदर किस ईयर में? तो बिहार को एज सेपरेट स्टेट बना दिया गया था 1912 के अंदर, ठीक है। जब कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था और साथ साथ में एन्यूल कर दिया गया था पार्टीशन को, उसके बाद ही जस्ट बाद ही 1912 में बिहार को, बिहार और एक तरीके से उड़ीसा वाले रीजन को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था, ठीक है, बंगाल से अलग करके। और फिर बाद में थोड़े दिन बाद, मतलब 1936 में, बिहार के अंदर से भी उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। तो दोनों पॉइंट याद रखने। बीपीएससी और ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। 1912 में बिहार और उड़ीसा को एक साथ अलग किया गया था बंगाल से, और 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया था बिहार से, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंदर। याद रखते हैं पॉइंट। व्हेन डिड एक्चुअल शिफ्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टेक प्लेस? देखो एक्चुअल शिफ्ट कब हुआ था, अनाउंस कब किया गया था, ये पूछेगा तो 1911 में अनाउंस किया गया था, जब किंग जॉर्ज फाइव आए थे, ठीक है, दिल्ली दरबार लगा था। एक्चुअल शिफ्टिंग कब हुई थी? वो 1912 के अंदर हुई थी, ठीक है। एक्चुअल शिफ्टिंग हुई थी 1912 के अंदर। तो पॉइंट देखना वो पूछ क्या रहा है, और अनाउंसमेंट पूछ रहा है या एक्चुअल शिफ्टिंग पूछ रहा है। तो कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड मुस्लिम लीग डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरल? देखो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के द्वारा, बट उसको आईएनसी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। आईएनसी के द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया था उसको, कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह, इसको लेजिटिमाइज कर दिया गया था आईएनसी के द्वारा, मतलब लीगल कर दिया। हाँ ठीक है भाई, तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है, हम तुमको देते हैं, बट साथ साथ में तुम हमारे साथ ज्वाइंटली डिमांड करो ब्रिटिशर्स के सामने डोमिनेंट स्टेटस की। तो बोले हाँ ठीक है, हम तुमको, तुम हमारी ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उसको लेजिटिमाइज कर दो, हम तुम्हारे साथ में उस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, हम ज्वाइंटली डोमिनेंट स्टेटस डिमांड करेंगे। तो वो कर दिया गया था। 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था, वहां पे ऐसा आईएनसी के द्वारा किया गया था। और इसके चेयरमैन कौन, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? एसी मजूमदार के अंदर किया गया था ये, ठीक है, उस टाइम पे 1916 में। इन विच ईयर डिड आईएनसी एंड मुस्लिम लीग डिमांडेड डोमिनेंट स्टेटस? डोमिनेंट स्टेटस साथ में कब डिमांड किया, जब इनका सेपरेट इलेक्टोरेट एक तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया गया था मुस्लिम लीग का बाय आईएनसी, 1916 के अंदर ही, लखनऊ पैक्ट के अंदर। हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का जो सूरज स्प्लिट हुआ था 1907 में, वो जो दोबारा से एक साथ कब आए थे, किसकी, कौन चीफ आर्किटेक्ट था जो इन लोगों को साथ में लाया था, ताकि एक यूनाइट आईएनसी बन पाए? तो ये श्रेय जाता है एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट को साथ में लाने के लिए चीफ आर्किटेक्ट की तरह देखी जाती है, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये साथ में आगे मेनली क्या था, एक्सट्रीमिस्ट के जो बाल गंगाधर तिलक थे, जेल से आए थे उसमें उसी टाइम पे, तो उनको एक तरीके से अंदर लाना था आईएनसी के अंदर। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, वहां पे एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी हुआ था, साथ साथ में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का भी हुआ था। तो एनी बेसेंट चीफ आर्किटेक्ट मानी जाती है, तो इन दोनों को साथ में लाने के लिए, ठीक है, एक तरीके से बाल गंगाधर तिलक को अंदर लाना था। मेन बात तो ये है। अब बाल गंगाधर तिलक आ गए, बाल गंगाधर तिलक साथ में आ गए, बाल गंगाधर तिलक वालों ने मुस्लिम लीग वालों को साथ में लिया है एक तरीके से, ठीक है।
तो एग्रीमेंट किस किस में साइन हुआ था? आईएनसी और मुस्लिम लीग के पैक्ट, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916। इधर से थे बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट, और इधर थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये हो गई बात, ठीक। बाल गंगाधर तिलक को अंदर कौन लाया? एनी बेसेंट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में रिकंसिलेशन। और मुस्लिम मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में एक तरीके से एग्रीमेंट, बाल गंगाधर तिलक आ गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना को उधर से ले आए, तुम्हारे बीच में पैक्ट करा दिया। सीक्वेंस याद रखो बस। द पीरियड ऑफ अनएनिमिटी बिटवीन इंडियन एंड नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, मतलब ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे रह के साथ में काम किया इन्होंने। कौन सा वो पीरियड था? 1916 का जो पैक्ट शुरू हुआ था, लखनऊ पैक्ट, और 1922 तक ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने तक एक तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, ठीक है। जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड, सेपरेट इलेक्टोरेट, डोमिनियन स्टेटस, होम रूल मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जॉइंट, तब तक एक साथ थे, ठीक है, 1922 तक। हु थ्रू ए बॉम्ब ऑन लॉर्ड हर्डिंगे 1912। 1912 में लॉर्ड हर्डिंगे दिल्ली के अंदर जब वो आए थे, तो उस टाइम पे उन पर बॉम्ब बॉम्ब किसके द्वारा फेंका गया था और उसका मास्टरमाइंड कौन था? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बसंत कुमार विश्वास के द्वारा फेंका गया था बॉम्ब, और रास बिहारी बोस उसके लीडर थे एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद रास बिहारी बोस बाद में भाग गए थे छोड़ के। तो आफ्टर विच इवेंट डिड रास बिहारी बोस फ्ली टू जापान, जापान भाग गए थे, ठीक है। वसंत कुमार विश्वास को पकड़ लिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। इनको नहीं पकड़ पाए थे ब्रिटिशर्स, ये जापान भाग गए थे। और तो ये एग्जाम में ये पूछ लिया था किस इवेंट के बाद रास्पबेरी बॉस जापान भाग गए थे। एक तरीके से जो बॉम्ब अटैक था ना लॉर्ड हार्डिंग हार्डिंग पे, जिसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद वो लॉर्ड हार्डिंग के बॉम्ब अटैक के बाद जापान भाग गए थे, ठीक है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस आए लिखा हुआ, या बॉम्ब अटैक आए लॉर्ड हार्डिंग पे 1912, दोनों के सेम आंसर होंगे। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये थे कुछ मुस्लिम लीग, उसकी स्टार्टिंग, जो शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे कैसे वो ऊपर आए, कैसे कैसे उनको लीगलाइज किया गया, कैसे वो बनी, प्रेसिडेंट कौन था, एक तरीके से फाउंडर किसको बोला जाता है, कहाँ पे पहली बनी थी मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ एक प्लेटफॉर्म पे कब आई, साथ में कब तक रहे, उस सब से रिलेटेड एमसीक्यू, उसके इधर उधर घूमने वाले एमसीक्यू, इससे रिलेटेड यही आता है। रिपीटेडली पूछा जा रहा है, पूरे के पूरे एमसीक्यू सीरीज आप प्रैक्टिस करते रहना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड करना, खुद से प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा आपकी कैपेबिलिटी और आपको कितना वर्क करने की जरूरत है आप पे, अपने आप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। डेली प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते चलो। थैंक यू।